अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मैं आपको जो कहानी सुनाने लगा हूँ वो पंजाब के देहाती और शहरी इलाकों से ताल्लुक़ रखती है। मैं इन दिनों एक कस्बे में तैनात था। इस कस्बे के करीब से एक मेन सड़क शहर तक जाती थी। ये कस्बा बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन शहर नज़दीक होने की वजह से यहाँ हर किस्म की सहूलतें मौजूद थीं। मेरे थाने के इलाके में इस कस्बे के 3 गांव भी आते थे। इस इलाके में आमतौर पर जुराइम कम ही होते थे। कभी छोटी मोटी चोरी चकारी या लड़ाई झगड़े की इत्तला आ जाती थी। संगीन जुराइम कम ही होते थे। ये इलाका हिंदुओं मुसलमानों का मिला जुला इलाका था। वो जो कहते हैं ना कि ज़्यादातर बुरे काम और गुनाह रात के अंधेरे में जन्म लेते हैं, सो ये बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ज़्यादातर कत्ल भी रात के अंधेरे में ही होते हैं। गर्मियों के दिन थे। मैं सूरज की तपिश बढ़ने से पहले पहले थाने पहुंच जाया करता था। इस तरह मैं वक्त से कुछ पहले चला जाता था। इस दिन मैं थाने पहुंचा तो वहां मुझसे पहले एक आदमी मुहर्रिर के पास बैठा हुआ था। मुझे देखकर मुहर्रिर ने सलूट किया। इसके पास बैठा हुआ आदमी भी खड़ा हो गया और उसने झुककर मुझे सलाम किया। मैंने इसके सलाम का जवाब दिया और पूछा कि वो किस सिलसिले में आया है। कत्ल की वारदात की इत्तला है सर, इस आदमी के बोलने से पहले ही हवलदार ने कहा। यह आदमी लाश देखकर आ रहा है। मैंने मजीद तफसील पूछने के लिए इस आदमी को अपने कमरे में बिठा लिया। इसने जो कुछ बताया वो इस तरह था। इस आदमी के साथ एक और आदमी था। ये दोनों शहर में मजदूरी करने जाते थे और शाम को वापस आते थे। ये दोनों सुबह मुंह अंधेरे ही घर से निकल आते थे और पैदल सफ़र करते हुए हमारे कस्बे तक आते थे। यहाँ से वो टांगे वगैरह में शहर चले जाते थे। रास्ता छोटा करने के लिए ये आम रास्तों से हटकर खेतों की मुंडेरों और जंगलाती हिस्से पर चलते थे। इस तरह इनका खासा वक्त बच जाता था और सफ़र भी कम हो जाता था। उस रोज़ भी वो अपने मामूल के मुताबिक आ रहे थे कि कस्बे के जुनूबी तरफ एक वीरान सी जगह पर इन्हें एक आदमी दरख्त से बंधा हुआ नजर आया। पहले तो वो बहुत डरे, मगर फिर हिम्मत करके करीब चले गए। वो एक जवां मर्द आदमी था। उसकी गर्दन से खून बह बह कर जमीन पर जमा हुआ था। दोनों ने इरादा किया कि चुपचाप यहाँ से खिसक जाएं, मगर फिर वो ये सोचकर डर गए कि ऐसा न हो कोई इन्हें इस तरफ आते हुए देख ले और कत्ल का इल्ज़ाम इन पर लग जाए। इनमें से जो बड़ी उम्र का था उसने अपने साथी को थाने इत्तला देने के लिए भेज दिया और खुद वहीं मौजूद रहा। मैंने इससे कुछ और बातें पूछी और मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर अपना अमला साथ लेकर इस आदमी के साथ चल पड़ा। इसके साथ ही मैंने एक कांस्टेबल को दौड़ाया कि वो खोजी, नंबरदार और 2-3 मोअज़्ज़िज़ आदमियों को लेकर मतलूबा जगह पर पहुंचे। इस आदमी के साथ चलते हुए हम खेतों में पहुंच गए। खेतों में से गुजरते हुए एक तरफ जहाँ से खेतों का सिलसिला खत्म हो गया था, झाड़ झंकाड़ वाली जमीन थी, वहाँ खुद रो दरख्तों की बहुतायत थी। वो आदमी मुझे इस तरफ ले गया। कुछ और अंदर जाकर एक ऐसी जगह आ गई जहाँ चारों तरफ से दरख्तों और झाड़ियों ने घेरा हुआ था। मुझे दूर से ही नजर आ गया कि कीकर के एक दरख्त के साथ एक आदमी रस्सियों से दरख्त के तने के साथ बंधा हुआ है। हमें आता देखकर इस आदमी का साथी, जो करीबी दरख्तों के साए में खड़ा था, हमारी तरफ आ गया। मैंने सबको पीछे खड़ा रहने को कहा और खुद आगे चला गया। यह एहतियात मैंने इसलिए की थी कि मुजरिम या मुजरिमों के कदमों के निशान ज़ाया न हो जाएं। मैंने करीब जाकर देखा। वो एक 30-32 साल का जवां मर्द आदमी था। साफ नजर आ रहा था कि इस पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया है। इसकी दाहिनी आंख के नीचे एक नीलगू उभार नजर आ रहा था। निचला होंठ फटा हुआ और सूजा हुआ था और इससे खून निकला हुआ था। असल जख्म जो मौत का बायस बना होगा वो मकतूल की गर्दन की बाईं जानिब कट का गहरा निशान था। मेरे तजुर्बे के मुताबिक वो कुल्हाड़ी की ज़रब थी जो खासी कारी थी। मकतूल की गर्दन से खून बह बह कर दरख्त के तने से होता हुआ जमीन पर जम गया था। इस खून पर और मकतूल की गर्दन के जख्म पर सैकड़ों की तादाद में जंगली चूंटे जमा हो गए थे। मैंने करीबी झाड़ी से एक छोटी सी शाख उतारकर इन चूटों को हटाया। फिर मैंने 2 कांस्टेबलों से कहा कि एहतियात से आकर लाश को खोलें और साए में डाल दें। मकतूल को पटसन की रस्सी से इस तरह बांधा गया था कि इसकी पुश्त दरख्त के साथ लगाकर रस्सी के बल दिए गए थे।
रस्सी के आखिरी सिरे को गिरा लगाने की बजाय वैसे ही पिछली तरफ रस्सी के बलों में उलझ दिया गया था। कांस्टेबलों ने रस्सी के बल खोलकर लाश को उठाया और दरख्तों के घने साए में घास पर लिटा दिया। मैं दरख्त के इर्द गिर्द किसी सुराख की तलाश में नजरें दौड़ाने लगा। मेरी झाड़ियों और घास में लगी हुई थीं। आसार बता रहे थे कि यहाँ खासी धींगा मुश्ती हुई है। कदमों के निशान बड़े साफ नजर आ रहे थे। इतने में वो कांस्टेबल जिसे मैंने खोजी और मुअज्जिजीन को लाने के लिए भेजा था, गांव के नंबरदार, 2 मुअज्जिज अफराद और खोजी को साथ लेकर आ गया। मैंने इनकी मौजूदगी में मौके पर जो जरूरी कार्रवाई करनी थी वो की और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने का बंदोबस्त किया। इसके बाद मैंने खोजी को बुलाकर कुछ हिदायत दी। खोजी अपने काम में मसरूफ हो गया। नंबरदार और उसके साथ आने वाले दूसरे 2 आदमियों ने लाश का चेहरा देखा तो फौरन पहचान गए और उन्होंने सुनाया और बताया कि इस आदमी का नाम अब्बास है और गांव में इसकी बड़ी अच्छी दुकान है। मैंने नंबरदार से कहा कि इसके घर वालों को इतला भिजवा दे। इसके जवाब में नंबरदार ने मुझे बताया कि मकतूल अब्बास बाकायदा इस गांव का रहने वाला नहीं, बल्कि गुज़िश्ता 6-7 माह से गांव में आबाद हुआ था। उसने एक छोटा सा मकान खरीदा था और उसके बाहर वाले कमरे में दुकान बनाई हुई थी। इसके मुतालिक यही पता लगा था कि इसके आगे पीछे कोई और नहीं और उसने अभी तक शादी भी नहीं की। अभी मैं नंबरदार से मकतूल अब्बास के बारे में मालूमात हासिल कर ही रहा था कि अचानक खोजी आता दिखाई दिया। उसने दूर से ही मुझे आंखों से इधर आने का इशारा किया। मैं नंबरदार को वहीं छोड़कर उसकी तरफ बढ़ गया। खोजी मुझे झाड़ियों के दरमियान से गुजार कर 15-20 गज दूर ले गया। जो चीज़ वो मुझे दिखाना चाहता था वो मुझे फौरन नजर आ गई। ये एक रंगीन दुपट्टा था जो एक कांटों वाली झाड़ी में बुरी तरह फंसा हुआ था। खोजी ने मुझे एक तरफ ले जाकर एक और चीज़ दिखाई। ये रंग बिरंगी चूड़ियों के टुकड़े थे जो इधर उधर बिखरे हुए थे। मैंने ज़मीन पर बैठकर ये टुकड़े इकट्ठे किए और अपने रुमाल में लपेटकर जेब में रख लिए। फिर मैंने झाड़ियों में फंसा हुआ दुपट्टा भी एहतियात से निकाल लिया। ये एक सिल्की दुपट्टा था। ऐसे दुपट्टे देहात में कम ही नजर आते थे और ये खासा कीमती भी था। इसमें से किसी महंगे परफ्यूम की मशहूर कुन खुशबू आ रही थी। जाए वारदात पर दुपट्टे और टूटी हुई चूड़ियों की मौजूदगी इस बात को जाहिर कर रही थी कि इस वारदात का ताल्लुक औरत से है। यह किसी न किसी तरह इसमें कोई औरत मुलविस है। यकीनन ये औरत मकतूल से मिलने इस वीराने में आई होगी। किसी तरह इसके वारिसों को इसका इल्म हो गया होगा और उन्होंने मौके पर रंगे हाथों पकड़कर मकतूल अब्बास को कत्ल कर दिया और औरत को ले गए। इस खींचातानी में इसकी चूड़ियां टूट गईं और दुपट्टा भी झाड़ियों में फंस गया। खोजी ने मुझे बताया कि जाए वारदात पर 4 किस्म के खुरे पाए गए हैं। मकतूल के घर से गांव वाली तरफ से आए थे और औरत के खुरे दूसरी तरफ से आए थे, जिधर से बड़ी सड़क गुजरती थी। दूसरे 2 मर्दाना खुरे भी इसी तरफ से आए थे जिधर से औरत आई थी। फिर खोजी ने उनकी वापसी के खुरे भी मुझे दिखाए और बताया कि औरत अपनी मर्जी से इनके साथ नहीं चल रही, इसे घसीट कर ले जाया जा रहा है। जरा और आगे जाकर जनाना खुरे गायब हो गए और सिर्फ 2 मर्दों के खुरे रह गए। खोजी ने बताया कि दोनों मर्दों में से एक ने औरत को उठा लिया है। खोजी ने मुझे खुरे गौर से देखने को कहा और बताया कि एक मर्द के खुरे जमीन पर ज्यादा गहरा निशान छोड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि इसने वजन उठा रखा है, जबकि औरत को उठाने से पहले दोनों मर्दों के खुरे एक जैसे निशान छोड़ रहे थे। हम निशान देखते हुए आगे बढ़ते गए। ये निशान पक्की सड़क की तरफ जा रहे थे। मैं खोजी के साथ खुरों को गौर से देखता हुआ चल रहा था। मुझे जमीन पर एक डोरी सी पड़ी नजर आई, जैसे कि कोई तावीज वगैरह होता है। डोरी के साथ कुछ चीज भी थी जो मिट्टी में दब गई थी। मैंने डोरी को पकड़कर उठाया तो इसमें पिरोई हुई वो चीज भी पूरी तरह वाज़ेह हो गई। ये एक लकड़ी की नन्ही सी सलीब थी। इस किस्म की सलीब आमतौर पर ईसाई गलों में डालते हैं। कसरत इस्तेमाल से डोरी खासी कमज़ोर हो चुकी थी। ये डोरी गालिबन इस वक्त टूटी होगी जब आदमी ने लड़की को उठाया होगा। मज़ाहमत के दौरान डोरी टूट गई, जिसका आदमी को पता न चला। मैंने ये डोरी और सलीब चूड़ियों के टुकड़ों के साथ जेब में रख ली। ये चीज़ें तफ्तीश में मददगार साबित हो सकती थीं। मैं खोजी के साथ आगे पक्की सड़क तक चला गया।
वहाँ सड़क के किनारे एक तरफ को ये खुरे मुड़ गए और फिर वहाँ से आगे ये खुरे गायब हो गए। जिस जगह से खुरे गायब हुए थे वहाँ जमीन पर घोड़े की लीद का ढेर लगा हुआ था और कुछ खुश्क चारा बिखरा हुआ था। इससे मैंने ये नतीजा निकाला कि कातिल टांगे पर आए थे और इसी टांगे पर वापस भी गए। मैं खोजी के साथ वापस लाश के पास आ गया। बाज़ जगहों पर खुरे इतने साफ थे मैंने इनके मोल्ड बनवा लिए। इस दौरान में नंबरदार ने लाश पोस्टमार्टम के लिए ले जाने का बंदोबस्त कर दिया था। मैंने 2 कांस्टेबलों को लाश के साथ शहर के अस्पताल भिजवा दिया। मैंने लाश की इतला देकर आने वाले दोनों आदमियों को पहले ही जाने की इजाज़त दे दी थी। वो गरीब दिहाड़ीदार मजदूर थे। मैंने इनका नाम और गांव वगैरह पूछ लिया था। जाए वारदात से फारिग होकर मैंने गांव का रुख कर लिया और नंबरदार की बैठक में जाकर डेरा जमा लिया। मैंने मकतूल अब्बास के मुतालिक मालूमात हासिल करनी थी। इसके लिए नंबरदार ने मकतूल अब्बास के करीब रहने वाले 1-2 हमसायों को भी बुला लिया था। मैंने इनसे मकतूल के मुतालिक कुछ सवालात पूछे। मसलन मकतूल कैसा आदमी था, इसकी किसी के साथ दुश्मनी थी, किसी औरत के साथ इसके ताल्लुकात तो नहीं थे, कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ हो। लोगों ने मुझे इन सवालात के जवाब में जो कुछ बताया उसके मुताबिक मकतूल इंतहाई शरीफ और मिलनसार आदमी था। इसका इखलाक इतना अच्छा था कि हर कोई इसकी इज्जत करता था। औरतों के मामले में भी इसकी कोई शिकायत नहीं थी। कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा तो दरकिनार, इसे किसी ने गुस्से में भी नहीं देखा था। एक आदमी ने बताया कि हफ्ता 10 दिन बाद इसके पास एक नौजवान आया करता था। ये दोनों बैठकर बड़ी राजदारी से बातें करते थे। इस आदमी ने यह भी बताया कि मकतूल महीने 2 महीने में 2 दिन शहर जरूर जाता था। उसका कहना था कि वो दुकान के लिए सामान वगैरह लेने के लिए जाता है। मैंने मकतूल के पास आने वाले नौजवान के मुतालिक पूरे इतना चाहा तो पता चला कि किसी को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं कि वो कौन है और कहाँ से आता है। अगर इस नौजवान के मुतालिक पता चल जाता तो मकतूल अब्बास के बारे में बहुत कुछ मालूम हो सकता था। गांव के लोग मकतूल के बारे में बहुत कम जानते थे। मैंने मालूम किया कि गांव में मकतूल की किसी के साथ दोस्ती होगी जिसके साथ वो हर तरह की बातें करता होगा। वैसे तो इसकी सबके साथ अलेख सलेख थी, एक शख्स ने कहा, लेकिन जिस किस्म की दोस्ती आपके जहन में है ऐसी गाढ़ी और बेतकल्लुफी वाली दोस्ती उसकी किसी के साथ नहीं थी। मैंने सब लोगों से कहा कि अब अगर वो नौजवान गांव में नजर आए तो इसे किसी बहाने बिठाकर थाने इतला कर दें या इसे थाने ले आएं। नंबरदार और दूसरे लोगों को अच्छी तरह समझाकर मैं थाने आ गया। थाने में आकर मैंने मकतूल अब्बास के कत्ल के बारे में गौर किया तो मुझे महसूस हुआ कि ये केस मेरे लिए अच्छी खासी सरदर्दी का बायस बनेगा। बहरहाल चूंकि कातिल का फिलहाल कोई वाली वारिस सामने नहीं आया था, इसलिए मैंने कानून के मुताबिक अज खुद कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर लिया। मैंने इस केस पर बारीक बीनी से गौर करना शुरू कर दिया। बज़ाहिर इस कत्ल के डांडे शहर से मिलते थे, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं था कि जाए वारदात से मिलने वाला खुशबू में बसा हुआ दुपट्टा लड़की और मुजरिमों के खुरों का पक्की सड़क की तरफ से आना और वापस जाना और सड़क के किनारे टांगे का खड़ा होना मेरे इस ख्याल को तक़वियत देता था कि जाए वारदात पर मौजूद लड़की और कातिलों का ताल्लुक शहर से। ये ज़रूरी नहीं था कि मेरा मफरूज़ा ठीक ही हो। लड़की का ताल्लुक इसी गांव या इर्द गिर्द के किसी गांव से भी हो सकता था। फर्ज कर लिया कि लड़की शहर से आई थी। सवाल ये पैदा होता था कि उसे क्या ज़रूरत थी कि इतनी दूर आकर रात के अंधेरे में एक वीरान जगह आकर मकतूल से मुलाकात करती। इसके अलावा मेरे दिमाग में ये भी आया कि ये इश्क मोहब्बत का खेल हो सकता है, हविस या बदकारी वाला मामला नहीं। मैं जितना इस मामले पर गौर करता गया उतना ही मेरा दिमाग उलझता गया। मकतूल के मुतालिक मालूमात न होने के बराबर थीं। वो कौन था और कहाँ से आकर इस कस्बे में रहने लगा था, इसके वालिदैन या कोई बहन भाई थे या नहीं, अगर थे तो कहाँ थे। ये ऐसे सवाल थे जिनके बारे में कोई नहीं जानता था। शहर चूँकि कस्बे से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्द ही आ गई। इसमें मौत का बायस गर्दन पर तेज धार आले का गहरा जख्म लिखा गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खून बह जाने से मौत वाक़ई हो गई थी। गर्दन का जख्म 1.5 से पौने 2 इंच तक गहरा था। लगता था इसे जान से मारने से पहले लातों, मुक्कों और डंडों से मारा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बात सरकारी डॉक्टर ने मेरे लिए ख़ास तौर पर लिखी थी। इसने लिखा था कि मकतूल के नाखूनों में इंसानी गोश्त के रेशे पाए गए हैं।
इससे साबित होता है कि मकतूल ने कातिल के जिस्म के किसी हिस्से पर गहरी खराशें डाल दी होंगी। ये मेरे काम की बात थी। मौत का वक्त रात 9 और 10 बजे के दरमियान लिखा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई ऐसी खास बात नहीं थी जो तफ्तीश के लिए मददगार साबित हो सकती। मेरा मसला ये था कि मेरे पास कोई ऐसा सुराग नहीं था या कोई ऐसा रास्ता नहीं था जहां से मैं तफ्तीश का आगाज करता। एक लिहाज से ये एक अंधा कत्ल था। मैंने अंधेरे में टामक टोइयां मारने की बजाय मुखबिरों को इस्तेमाल करने का फैसला किया। मुझे उम्मीद थी कि मेरे मुखबिर मेरे लिए कोई न कोई काम की बात मालूम कर लेंगे। मैंने मकतूल अब्बास की लाश को लावारिस करार देकर अमानतन दफन करा दिया था। इसके बाद मैंने अपने मुखबिरों को बुलाया। ये 4 थे और इनमें एक औरत भी थी। अपने काम में इतनी महारत रखती थी कि 7 पर्दों में छुपे हुए जुर्म का भेद भी निकाल लाती थी। एक मुखबिर पक्का जुराइम पेशा था। वो छोटे मोटे जुराइम करता था। ये भी बड़े काम का आदमी था। हर किस्म के जुर्म करने वालों के मुतालिक इल्म रखता था। बाकी 2 अफराद आम लोग थे जो थानेदार की खुशनुदी के लिए ये काम करते थे। इसके अलावा नंबरदार भी मेरा मुखबिर था। मैंने इनको वारदात के मुतालिक बताया और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर के लिखे हुए खास नोट के मुतालिक बताया और इन्हें कहा कि इन्हें कोई ऐसा शख्स नजर आए जिसके चेहरे या गर्दन पर ताज़ा खराशों के निशान हों तो उसका पता ठिकाना देखकर थाने में इतला दें। अचानक मेरे जहन में जाए वारदात से मिलने वाली लकड़ी की सलीब आ गई। जाए वारदात पर इस सलीब की मौजूदगी का मतलब ये था कि इस वारदात में शरीक 2 आदमियों में से एक ईसाई था। मैंने मुखबिरों से यह भी कहा कि वो ये मालूम करने की कोशिश भी करें कि कस्बे में कोई ऐसा ईसाई भी है जो अपने गले में लकड़ी की सलीब पहनता हो। ऐसी ही कुछ और बातें समझाकर मैंने सबको रुखसत कर दिया। मुखबिरों को मैं कुछ छोटे मोटे केसों की फाइलें देखने लगा। फिर एएसआई जो एक हिंदू था उसको बुलाकर समझाया कि उसने क्या कार्रवाई करनी है। यह हिंदू एएसआई बड़ा सुस्तुल वजूद था और कामचोर आदमी था। जहाँ भी तफ्तीश के लिए जाता बस माल कमाने पर नजर रखता था। जब से मैंने इस थाने का चार्ज संभाला था ये एएसआई परेशान रहता था। मैं इसे छोटे मोटे केसों तक ही महदूद रखता था। वो 2 दिन इन्हीं कामों में गुजर गया और मैं कोई खास बात मालूम न कर सका। अब मेरी तफ्तीश का दारोमदार मुखबिरों की इतलात पर था। मैंने बाकी की कार्रवाई को अगले दिन पर डाल दिया और थाने से घर आ गया। अगले दिन मैं थाने पहुंचा तो एक मुखबिर जो इस कस्बे से ही ताल्लुक रखता था मुझसे पहले आके बैठा था। उसके चेहरे के जोशो खरोश से साफ पता चल रहा था कि वो कोई अहम खबर लेकर आया है। मैंने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए उसे अपने पास बिठा लिया। उसने बताया कि कल उसने एक नौजवान को देखा जिसने अपनी गर्दन पर बड़ा रुमाल लपेट रखा था। यह मुखबिर बाल कटवाने हजाम के पास गया था जहां उसने रुमाल वाले को देखा था। रुमाल वाले ने बाल कटवाने के लिए रुमाल खोला तो उसकी गर्दन की दाएं जानिब लंबी लंबी खराशें साफ नजर आ रही थीं। ये खराशें ज्यादा पुरानी भी मालूम नहीं होती थीं। इनकी सुर्खी बता रही थी कि 1-2 दिन ही पुरानी हैं। मेरा मुखबिर ये देखकर चौंक गया और उसने बड़े हमदर्दाना अंदाज में उससे पूछा कि इसे गर्दन पर क्या हुआ है। इसके जवाब में वो नौजवान पहले तो घबरा गया मगर फिर फीकी सी हंसी के साथ कहा कि एक दोस्त के साथ मजाक मजाक में हाथापाई हो गई थी। इसके नाखून बड़े हुए थे जिसकी वजह से खराशें पड़ गईं। तुम इस नौजवान को जानते हो ना? मैंने पूछा। जी बहुत अच्छी तरह जनाब, मुखबिर ने कहा। वो हमारे कस्बे का रहने वाला है। ये 2 भाई हैं और इनका बाप फौत हो चुका है और ये लोग लोहारों का काम करते हैं। मैंने इसका नाम और पता नोट कर लिया। इस नौजवान का नाम हमीद और दूसरे भाई का नाम रशीद था। ये मुखबिर बड़ी काम की इत्तला लेकर आया था। मैंने इसे शाबाश दी और कुछ इनाम भी दिया। फिर मैंने इसे समझाया कि दोनों भाइयों पर नजर रखे कि कहाँ आते जाते हैं और किससे मिलते हैं। मैंने इसे बताया कि वो खास तौर पर इस बात का ध्यान रखे कि कोई ईसाई नौजवान इनके पास आता जाता हो या दोनों भाइयों में से कोई ऐसे नौजवान से मिलने जाता हो जिस पर शुबा हो कि वो ईसाई हो सकता है। ये मुखबिर चला गया। वो मुझे घुप अंधेरे में रोशनी की किरण दिखा गया। अब मुझे दूसरे मुखबिरों का इंतजार था। इनसे रिपोर्टें लेने के बाद मैंने अगला कदम उठाना था। इस उलझे हुए केस का एक सिरा मेरे हाथ आ गया था और मैं बड़ी एहतियात से इस सिरे को थामकर आगे बढ़ना चाहता था। दोपहर तक बारी बारी बाकी के तीनों मुखबिर भी आ गए। वो कोई खबर हासिल नहीं कर सके थे।
मैंने दोनों मर्दों को जाने को कहा और औरत जिसका नाम सकीना था इसको अपने पास बुला के बिठा लिया। मैंने इसको हमीद और रशीद के घर का पता समझाया और ये भी बताया कि ये लोग लोहार हैं। सकीना ने बताया कि वो इन लोगों के मुतालिक थोड़ा बहुत जानती है। मैंने सकीना से कहा कि इसने इन लोगों के घर के अंदर की बातें मालूम करनी है, इनके घर में कौन कौन रहता है, अगर इनकी कोई बहन है तो इर्द गिर्द से मालूम करना है कि वो किरदार की कैसी है, इसके किसी के साथ ताल्लुकात तो नहीं है और इनके घर में इस बात पर लड़ाई झगड़ा हुआ है वगैरह वगैरह। सकीना ऐसे कामों की माहिर थी, वो समझ गई कि मैं क्या मालूम करना चाहता हूँ। वो इसी वक्त चली गई। उसने जाते हुए बड़े एतमाद से मुझे कहा था कि शाम तक आपको इस घर की हर बात मालूम हो जाएगी। सकीना के जाने के बाद मैं इस केस की जुजियात पर गौर करने लगा। अभी तक मैं अज़ूए मुअत्तल की तरह बेकार बैठा था। मेरे किसी भी इक़दाम का दारोमदार मुखबिरों की लाई हुई इत्तलाआत पर था। तफ्तीश के दौरान कभी कभी ऐसे मौके भी आ जाते हैं जब तफ्तीशी अफसर को खामखा हलकान होने की बजाय अपने मातहत अमले को इस्तेमाल करना बेहतर होता है। किसी माहिर शातिर की तरह मोहरों को आगे पीछे करना होता है, जिस तरह शतरंज में बाज़ औक़ात एक प्यादा मुखालिफ को मात देने का बायस बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह एक मामूली मुखबिर अपनी कामयाब मुखबिरी के जरिए वो काम कर गुजरता है जो बड़े से बड़ा तफ्तीशी अफसर भी नहीं कर सकता। शाम के 6:30 बजे का वक्त होगा जब एक कांस्टेबल ने बताया कि सकीना आ गई है। मैंने फौरन उसको अंदर बुला लिया और कांस्टेबल को बाहर भेज दिया। सकीना ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो मेरा दिमाग रोशन हो गया। मुझे साफ नजर आने लगा कि मैं कातलों तक पहुंच गया हूं। सकीना ने मुझे बड़ी लंबी तफसीलात सुनाई थी। मैं मुख्तसरन आपको काम की बात सुना देता हूं। सबसे पहले सकीना ने इस घर के अफराद के बारे में मालूम किया तो उससे मालूम हुआ कि वो 2 भाई हमीद और रशीद हैं। इनकी एक जवान बहन है जिसका नाम तो नूर बीवी था, वो नूरा कहलाती थी। इसके अलावा इनकी बूढ़ी माँ थी, बाप फौत हो चुका था। नूरा के मुतालिक सकीना ने बताया कि वो अपने घर में नहीं है, पता लगा कि अपनी खाला के घर गई हुई है। सकीना ने ये उस्तादी दाव खेला कि महल्ले के 2-3 घरों में चली गई और इन्हें बताया कि वो इनके हमसायों में अपने अकलौते बेटे के रिश्ते के लिए आई है। उसने नूर बीवी के मुतालिक पूछा कि ये लोग कैसे हैं और लड़की कैसी है। लड़की तो खूबसूरत है लेकिन चाल चलन कुछ ऐसा वैसा है, एक हमसाई ने कहा। बचो बीबी, इस लड़की से बचो, एक बूढ़ी औरत ने कहा। जवानी तो सब पर आती है लेकिन इसकी मुँहज़ोर घोड़े की तरह बेलगाम है। ये भी सुना है कि इसका किसी के साथ दोस्ताना है और चुप चुप कर इससे मिलती है। अक्सर घर में भाइयों से मार खाती है, दुनिया जहान का फैशन करती है और रंग बिरंगी खुशबुएं लगाती है। इसके तौर तरीके शरीफ ज़ादियों वाले नहीं। क्यों अपने बेटी की ज़िंदगी को रोक लगाना चाहती हो? ये घर बसाने वाली औरत नहीं, बर्बाद करने वाली औरत है। मुख्तसर ये कि नूरा के मुतालिक सब ने ये बताया कि मशकूक किरदार की लड़की है और अक्सर इसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। भाई इसे रोकते टोकते थे, पहले तो वो भाइयों के सामने दब जाती थी, मगर फिर जाने कहाँ से इसमें इतनी दिलेरी आ गई कि 2 भाइयों के मुंह आने लगी। इस बात पर वो अक्सर मार भी खाती थी लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आती थी। मैंने सकीना को भी कुछ रकम नकद इनाम के तौर पर दी और ज़बानी भी इसकी हौसला अफजाई की। इसके बाद मैंने इसे मज़ीद हिदायत देकर समझाया कि उसने ये बातें अपने तक महदूद रखनी हैं। इसके बाद मैंने सकीना को जाने की इजाज़त दे दी। सकीना जो मालूमात लेकर आई थी वो मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक थी। मेरे जहन में इस वारदात का जो खाका था वो इस तरह था कि नूरा के ताल्लुकात किसी तरह मकतूल अब्बास सवार हो गए होंगे और वो इससे मिलती होगी। इन ताल्लुकात का इल्म इसके भाइयों को भी हो गया होगा। पहले तो उन्होंने ज़बानी और मारपीट के जरिए अपनी बहन को समझाया होगा और जब वो नहीं समझी तो मौके पर रंगे हाथों पकड़ लिया और गैरत के जोश में अब्बास को वहीं कत्ल कर दिया और बहन को मारपीट कर घर ले आए। सकीना ने बताया था कि नूरा घर में नहीं है और इसके मुतालिक ये पता लगा था कि वो अपनी खाला के घर रहने के लिए गई हुई है। मैं समझ गया कि इसे इसी वजह से खाला के घर भेज दिया गया है कि इस पर इश्क का भूत सवार है और वो किसी भी वक्त अब्बास के कत्ल का भेद खोल सकती थी। मैंने सोच लिया कि मेरे मतलूबा मुल्जिम हमीद और रशीद ही हैं। वाक़ियात और हालात इन दोनों भाइयों को कातिल साबित कर रहे थे। मैंने अपने हिंदू एएसआई शंकर को बुलाया और इससे हमीद और रशीद के मुतालिक बताया कि वो इन दोनों भाइयों को थाने ले आए।
मैंने उससे ये भी कहा कि वो जितनी भी बहानाबाजी करें, दोनों को लेकर आना है। शंकर 2 कांस्टेबलों को साथ लेकर चला गया। थाने से कस्बे का फासला ज़्यादा नहीं था। एएसआई शंकर तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद वापस आ गया। उसने बताया कि दोनों भाइयों में से सिर्फ छोटा भाई हमीद मिल सका है, जबकि बड़ा भाई रशीद सुबह सवेरे कपूरथला चला गया है। वहाँ इनकी खाला का घर है। मैंने शंकर से कहा कि वो हमीद को ले आए। शंकर ने एक कांस्टेबल को इशारा किया। कांस्टेबल एक 18-19 साल नौजवान को अंदर ले आया। इसका नाम हमीद था। मैंने देखा वो अच्छी सेहतमंद नौजवान था। उसके चेहरे पर घबराहट नजर आ रही थी, जो कुदरती बात थी। थाने में आकर बड़े बड़े जीदार मुजरिमों पर घबराहट तारी हो जाती थी। मैंने इसे सामने वाली कुर्सी पर बैठने को कहा तो वो झिझकते हुए बैठ गया। मैंने गौर से उसकी तरफ देखा। उसने इस वक्त भी एक बड़ा रुमाल लपेट रखा था। रशीद कहाँ है? मैंने इससे पूछा। वो खाला के घर कपूरथला गया है, उसने कदरे एतमाद से कहा। वहाँ क्यों गया है? मैंने पूछा। क्या वहाँ कोई काम था या अचानक जाना पड़ा है? हमारी बहन खाला के घर रहने के लिए गई हुई है, हमीद ने कहा। पता चला कि वो वहाँ शदीद बीमार हो गई है। वहाँ से इतला में आई थी कि उसकी हालत अच्छी नहीं है, इसलिए रशीद भाई उसकी खैरियत मालूम करने गया है। क्या बीमारी है तुम्हारी बहन को? मैंने सवाल किया। बीमारी? वो एकदम बौखला सा गया, फिर बोला, इसे बड़ा बुखार हो गया है जी। ये कहकर उसने एक तवील सांस ली, जैसे कोई बड़ी मुश्किल आसान हो गई हो। ये इतनी गर्मी में तुमने रुमाल क्यों लपेट रखा है? मैंने उसकी गर्दन में लिपटे रुमाल की तरफ इशारा करके पूछा और नजरें इसकी नजरों में गाड़ दी। इसने अपनी आंखें झुका ली। वो कुछ परेशान हुआ, मगर फिर संभल कर बोला, वो गर्दन पे जख्म हो गया था, बड़ा भद्दा लगता था, इसलिए ढांप कर रखता हूँ। मैंने इससे कहा कि वो गर्दन से रुमाल उतार दे। पहले तो वो हिचकिचाया, मगर फिर इसने रुमाल उतार कर अपनी गोद में रख लिया। मैंने देखा कि इसकी गर्दन पर लंबी लंबी खराशें साफ नजर आ रही थीं। देखने से ही अंदाजा होता था कि ये खराशें इंसानी नाखूनों से लगी हैं। ये तो किसी नाखूनों के निशान लगते हैं। मैंने कहा। क्या किसी के साथ लड़ाई हुई थी? हाँ जी, नहीं जी, वो गड़बड़ाकर बोला। एक दोस्त के साथ हंसी मजाक में हाथापाई करते हुए इसके नाखून लग गए थे। खासे गहरे निशान हैं, मैंने कहा। लगता है बहुत ही बेतकल्लुफ दोस्त है। आप इन बातों को छोड़ें जी, उसने बात बदलने की कोशिश करते हुए कहा। हुक्म करें, मुझे क्यों तलब फरमाया है आपने? तुम ऐसा करो, मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अपने इस दोस्त का नाम बताओ जिसके नाखून तुम्हें लगे हैं, और छुट्टी करो। मेरी नजरें उसके चेहरे पर जमी हुई थी। मैंने साफ तौर पर देखा कि एक रंग सा उसके चेहरे पर आकर गुजर गया। उसे चुप सी लग गई थी। साफ नजर आ रहा था कि उससे कोई जवाब बन नहीं पा रहा था। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैंने इससे कहा। तुम जिस दोस्त का नाम लोगे, मैं उसे यहाँ बुलाऊंगा, इसलिए सोच समझ कर बोलना। आप आखिर मेरे दोस्त के पीछे क्यों पड़ गए हैं? वो बड़ी मुश्किल से बोला। इससे मैं खुद निपट लूंगा। निमट तो लिया है इससे, मैंने इसकी हालत से लुत्फानंदोज होते हुए कहा। सच सच बताओ, इस वक्त तुम्हारे साथ और कौन था? तुम्हारा बड़ा भाई रशीद या कोई और? इसका गोरा चिट्टा रंग यकलक सरसों की तरह पीला पड़ गया और आंखें ठहर सी गईं। वो यूं खिंच खिंच कर सांस लेने लगा, जैसे उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। मुझे लग रहा था जैसे वो अभी गश खाकर गिर पड़ेगा। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन महज होंठ हिलाकर रह गया। उसके हलक से आवाज ना निकल सकी। मैंने कांस्टेबल को बुलाकर उससे पानी मंगवाकर हमीद को पिलाया। पानी पीकर उसकी हालत संभल गई। वो अभी फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखे जा रहा था। अब मैंने इस पर सीधा हमला करने का फैसला कर लिया था। मैं इसकी टूटी फूटी दिमागी हालत से फायदा उठाना चाहता था। वो कुल्हाड़ी कहाँ है? मैंने इससे पूछा, जिससे तुमने अब्बास को कत्ल किया था। कुल्हाड़ी? अब्बास का कत्ल? वो धीरे से बुड़बुड़ाया और फिर यकदम उसकी हालत संभल गई। यूं लगता था जैसे इसमें यकलक ताकत आ गई है। बड़ी जानदार आवाज में बोला, कैसी कुल्हाड़ी और कैसा कत्ल? अब मेरे हैरान होने की बारी थी।